बातचीत क्यों नहीं हो पाई, क्या रीजन रहा? बातचीत कोई करना चाहता भी था क्या? अमेरिका की हरकतें अगर आप देखेंगे तो वो बताती है कि अमेरिका कभी भी उस इंटेंशन में था ही नहीं, उस नीयत में था ही नहीं कि बातचीत हो, सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, युद्ध रुके और शांति जो है वो बहाल हो सके। कि ना तो हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, हम दूसरी जगह यूरेनियम स्टोर करके रखेंगे, परमाणु हम नहीं बनाएंगे। इन सब चीज़ों को तो मान चुका था ना ईरान। और गालिबफ साहब भी ये कहते हैं कि भाई जब हम बातचीत के लिए जा रहे थे ये तो था कि भाई भरोसा नहीं था अमेरिका पे। और हम सब ये बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धंधे वाला आदमी तो है। तो मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू के कब्जे में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या एक नया सुपर वेपन के तरीके से हम देख सकते हैं? हमने क्योंकि नेक तो पकड़ लिया दुनिया की। अमेरिका जो बैकफुट पे गया है या डोनाल्ड ट्रंप जो बौखलाता हुआ दिखता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल के कारण ही है। ट्रंप ने अब जो हरकत की है या ट्रंप ने अब जो धमकी दी है ये सीधे तौर पे चाइना को दी गई धमकी है। डिप्लोमेसी तो फेल हो चुकी है, कूटनीति तो फेल हो चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है कि निर्णायकता की तरफ जो है ये युद्ध ही जाएगा, वेपनरी वॉर ही जाएगी, या फिर बातचीत की कहीं पे भी हल्की फुल्की गुंजाइश आपको नजर आती है? नमस्कार, नो द न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं। मैं तुषार हूं, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ नीरज झा जी भी इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर टिकी हुई थी। ग्लोबल क्राइसिस का दौर चल रहा है, इस वक्त युद्ध का माहौल बना हुआ है और इस वक्त बीच में जो एक दुखद खबर हमारे सामने आई है वो ये आई है कि जो वार्ता होने जा रही थी अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद के अंदर में, वो बेनतीजा रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल कर आया है। इसकी घोषणा खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने करी। संडे को सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज़ को बताया। अब आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, ये युद्ध किस मोड़ पर जाकर के ख़त्म होगा, क्या चर्चा फिर से होगी या नहीं होगी, और इस ग्लोबल वॉर के जोन में हम लोग, हमारी मार्केट्स और हम भारतीय किस तरीके से सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, इन्हीं सब के इर्द गिर्द की जो है आज ये पूरी चर्चा रहने वाली है। सर, सबसे पहला तो मैं सवाल आपसे यही लेना चाहूँगा डायरेक्टली कि बातचीत क्यों नहीं हो पाई, क्या रीज़न रहा? बातचीत कोई करना चाहता भी था क्या? मतलब सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मतलब आप और मैं अगर कोई डील, कोई समझौता करना चाहें तो उस समझौते को पूरा होने के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये कि हम दोनों करना चाहते हों। तो पहला सवाल ये है कि दो पक्ष थे, अमेरिका और ईरान, क्या ये दोनों पक्ष बातचीत करना चाहते थे? क्या ये समझौता करना चाहते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका की हरकतें अगर आप देखेंगे तो वो बताती है कि अमेरिका कभी भी उस इंटेंशन में था ही नहीं, उस नीयत में था ही नहीं कि बातचीत हो, सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, युद्ध रुके और शांति जो है वो बहाल हो सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब बातचीत चल रही थी सीज फायर के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उस वक्त भी अमेरिका का जंगी जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाता है। उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवा देंगे। भाई आप बातचीत कर रहे हो ना, डिप्लोमेटिक प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। आप दो देशों की लड़ाई ने, बल्कि 3 देशों की लड़ाई ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। एक चौथे देश में आप लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं ताकि शांति बहाल हो सके, और उस दौरान आप फिर से ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो नियत तो नहीं था ना, इंटेंशन नहीं था अमेरिका का बातचीत करने का। पहला पॉइंट तो मुझे ये लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो 10 शर्तें थी ईरान की, ये तो बहुत शुरू से ही थी, और उन शर्तों को देखते हुए आप बातचीत करने के लिए बैठे। अब जेडी वांस साहब ये कह रहे थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लास्ट में, जो उन्होंने बताया कि बेनतीजा रही, उसमें वो परमाणु एनरिचमेंट वाली जो बात है उस पर आकर रुक गए। ठीक है, तो ये बात तो ईरान कह ही रहा था पहले से, तो आपके दिमाग में वो बात क्लियर होनी चाहिए थी। और उससे पहले जब बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, जिस बातचीत के दौरान ही युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त तो ईरान मान चुका था कि ना तो हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, हम दूसरी जगह यूरेनियम स्टोर करके रखेंगे, परमाणु हम नहीं बनाएंगे। इन सब चीज़ों को तो मान चुका था ना ईरान। मानने के बावजूद अमेरिका ने ट्रस्ट तोड़ा या धोखा दिया और हमला जो है वो हो गया। तो जब आप भरोसा कायम कर ही नहीं पा रहे हैं तो बातचीत होगी कैसे? और ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं, अगरची साहब भी और गालिबफ साहब भी ये कहते हैं कि भाई जब हम बातचीत के लिए जा रहे थे ये तो था कि भाई भरोसा नहीं था अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका का जो एक्शन था, डोनाल्ड ट्रंप की जो बकवास बातें थी जो लगातार करते रहे हैं, वो बकवास बातें इस बात का इशारा भी कर रही थी कि अमेरिका दरअसल ये बातचीत चाहता नहीं था। आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, कल संडे था,
जेडी वांस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बेनतीजा रही। मार्केट जो है पूरी तरीके से मंडे को क्रैश होगा। जितने भी मेजर अनाउंसमेंट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप संडे को ही करता है। तो और हम सब ये बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धंधे वाला आदमी तो है, धंधेबाज तो है। तो डोनाल्ड ट्रंप को शांति से कोई लेना देना है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को धंधे से बहुत लेना देना है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा या जेडी वांस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही वो ये बताती है कि शायद धंधे का भी एक एंगल इसके अंदर रहा हो। एक और बात है, अब देखिए लेबनान को लेकर बातचीत पहले जब हुई थी तो क्लियर था कि लेबनान भी शामिल है, प्रॉक्सीज जो हैं, हिजबुल्लाह जो है वो शामिल था। हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हैं वो भी रुकेंगे, लेकिन इजराइल लगातार हमले करता रहा हिजबुल्लाह के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की नेतन्याहू से और नेतन्याहू ने फिर भी रोकी नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू के कब्जे में है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के गुलाम है। नेतन्याहू जो चाहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप को करना होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मर्जी नहीं होगी युद्ध की। डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी है, उसे शांति वांति से कोई लेना देना है नहीं, और बड़ा अजीब सा व्यक्ति है। ही जस्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। वो कब क्या बोले, कब क्या कहे और कब क्या एक्शन ले ले, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। नेटो के लेकर उसने कैसी कैसी बातें बोली, उसके बाद वो पहले मदद मांगता है, फिर कहता है कि हमको मदद नहीं चाहिए थी। तो लगातार बयान तो बदलता रहा है। तो कुल मिला के पॉइंट यह है कि ये बातचीत बेनतीजा इसलिए रही क्योंकि अमेरिका बातचीत करना ही नहीं चाहता था। अमेरिका सीज फायर चाहता ही नहीं था। और जब मैं अमेरिका कह रहा हूं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के लोग खुद सड़कों पर हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो जब आपकी नियत ही बातचीत की नहीं होगी, आप बातचीत के दौरान जंगी जहाज भेज रहे होंगे, धमका रहे होंगे, दूसरे को जलील कर रहे होंगे, तो कोई क्यों बातचीत करेगा। हाँ, और सर इस समय एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि ठीक है, आपने ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं कि भाई आप परमाणु हथियार ना बनाएं, और मान भी लेता है और मान भी चुका था। ईरान तो पहले से मान रहा था कि नहीं बनाएंगे। लेकिन इस पूरी क्राइसिस के बीच में मुझे लगता है कि एक नए तरीके का क्या हथियार आ गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या एक नया सुपर वेपन के तरीके से हम देख सकते हैं? हमने क्योंकि नेक तो पकड़ लिया दुनिया की 100%। आप जो ईरान में पढ़ाने वाले एक स्कॉलर हैं, मेरे हिसाब से मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनके साथ मेरी बातचीत भी हुई है, ठीक है, वो बातचीत आप पॉलिटिक्स पे देख सकते हैं और लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, और ये तो पूरी तरीके से समझ में आता है कि बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था ये ईरान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना। आप ये समझिए कि सुपर पावर अमेरिका मानी जाती है। इजराइल के पास ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसकी काफ़ी बातचीत होती है। बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो इजराइल का है। हालांकि सब पस्त होते दिखे हैं, ईरान ने सबको पस्त किया। अमेरिका जो बैकफुट पे गया है, या डोनाल्ड ट्रंप जो बौखलाता हुआ दिखता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल के कारण ही है। एक बात सोचिए ना, क्या इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था? नहीं हुआ था। युद्ध से पहले तो नहीं था। आपकी सबसे बड़ी आशंका ये थी कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार ना बना ले, तो ईरान ने तो मना कर दिया था, ठीक है भाई हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका ये कहना है कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं है। तुलसी गबार्ड जो हैं उनका ये कहना है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान के पास नहीं है। तो ईरान के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ड्यूरिंग टॉक्स, बातचीत के दौरान, नेगोशिएशन के दौरान आप हमला कर देते हैं। उस हमले का जवाब देने के लिए उसके पास परमाणु हथियार है नहीं। आप इतने बिलबिलाए आदमी, आप ऐसे ऐसे बयान दे सकते हैं कि मैं स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, हाँ, मैं आग लगा दूंगा, मैं जला दूंगा, मैं पानी बर्बाद कर दूंगा। आप स्कूलों पे बम फेंकते हैं। तो ईरान कुछ तो स्ट्रेटेजिक मूव अपनाएगा ना। और अर्थ से बड़ी कोई ताकत होती नहीं है। अमेरिका का दबदबा अर्थ के कारण था, और वो अर्थ जो था जुड़ा हुआ था ऑयल से। अर्थ मतलब पैसा, जो मैं कह रहा हूं, मैं दर्शकों को बता दूं, वो जुड़ा हुआ था ऑयल से। भाई किसिंजर 1970 के दशक में 1976 में जाता है अरब देशों में और समझौता करके आता है कि ऑयल जितना भी बेचोगे वो पेट्रोल वो यूएसडी में भेजोगे, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसमें आप बेचोगे। इसलिए डॉलर की महत्ता जो है बढ़ती चली गई और डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी बना। और इस अर्थ की वजह से ही, डॉलर की इस वैल्यू की वजह से ही अमेरिका दादागिरी करता रहा है। तो उस दादागिरी को कंट्रोल करना होगा ना आपको। मतलब मान लीजिए आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, आपकी एक ताकत है जिसकी वजह से आप हमला कर रहे हैं, तो मैं उस ताकत को जितना कम कर सकता हूं उसकी कोशिश करूंगा ताकि आपके हमले रुके। ईरान ने वही काम किया। भाई ऑयल और ऑयल का व्यापार हो रहा था अमेरिकी डॉलर में। ईरान ने कहा ले भाई इसको कंट्रोल करता हूं मैं। और एक पैसेज है ना, 1/5 भाग, मेरे हिसाब से 20% हिस्सा जो है, 1/5वां हिस्सा, वो तेल का आयात निर्यात जो है वो उस रास्ते से होता है जिसको ईरान कंट्रोल कर सकता है। उसने किया, पहले नहीं करता था, ये ट्रंप की वजह से हुआ है। तो एक सुपर वेपन तो ईजाद कर ही लिया है ईरान ने।
और इस बीच में मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था सर वेस्टर्न मीडिया की, तो कुछ दिनों की पहले की मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान पपेट है, एक्चुअल गेम तो चाइना कर रहा है, चाइना बातचीत करा रहा है। तो क्या सर, और चाइना मिसिंग भी दिख रहा है इस पूरी, एटलीस्ट पर्दे के सामने तो नहीं आ रहा है, क्या अब पर्दे के सामने आएगा चाइना, आपको लगता है? अब ये चाइना वाले लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ट्रंप ने अब जो हरकत की है या ट्रंप ने अब जो धमकी दी है, ये सीधे तौर पे चाइना को दी गई धमकी है, मुझे लगता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब कंट्रोल कर रहा है ईरान, इस युद्ध के दौरान जब उसने शुरू किया, उसके बाद भी चाइना को जो जहाज है वो जा रही थी। अब ट्रंप क्या कहता है कि जो भी जहाज यहां से जाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से नहीं खोलता है तो हम उस पर ब्लॉकेड करेंगे, हम उसको रोकेंगे, हमला करेगा ट्रंप, ये कह रहा है। तो सीधे तौर पे एग्रेशन जो है वो तो चाइना को दिखाया जा रहा है, और चाइना ने बहुत बार आलोचना भी की है, और चाइना ने खुलकर कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। वो फिजिकली दिखा नहीं है अब तक, तो क्या पता, और बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम्स अगर आए तुषार, तो शायद चाइना भी साथ में आकर फिजिकली लड़ता हुआ दिख सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। तो एक ऐसी दिक्कत जो पहले एग्जिस्ट करती नहीं थी, आपने उसको पैदा किया, और अब उस दिक्कत की वजह से विश्व भर में अशांति दोबारा शुरू, मतलब अशांति तो खैर रुकी नहीं थी, वो दोबारा और इंटेंसिफाई होने की कोशिश हो सकती है। और मुझे लगता है ये जो एग्रेशन है चाइना के खिलाफ है, तो चाइना संभवतः सामने आ भी सकता है, और संभवतः जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था, जो क्लियर है, हमारे डिफेंस ऑफिसर्स ने बात कही, उस तरीके का कोई साथ वो ईरान का दे सकता है। और इसी बीच में जो, जैसे आपने सर बताया कि इस पूरी बातचीत के दौर में अमेरिका अपने युद्धपोत भेजता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, और वो कहता है कि हम बारूद की सुरंगें यहाँ से हटवाएंगे, हम ऐसा करेंगे। इसी बीच सर पैरेलली एक चीज और हो रही थी कि पाकिस्तान जो है अपने 14,000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो है भेजता है सऊदी अरब की तरफ भी। इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बातचीत के बीच में पाकिस्तान भी युद्ध की तैयारी करवा रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, डील जो था समझौते के अनुसार पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा अगर इस तरीके की लड़ाई होती है तो, इसलिए वो भेजा गया है। तो मुझे आप देखिए एक चीज समझें कि अमेरिका को दिक्कत किससे है? चाइना से। चाइना और अमेरिका कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का। अमेरिका का दुश्मन, पाकिस्तान का दोस्त। अमेरिका किससे बात कर रहा है? पाकिस्तान से। तो बहुत गूढ़ चीजें जो हैं इसके अंदर छिपी हुई हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा था आपसे कि बातचीत करने की नीयत किसी की थी ही नहीं। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में घुस के उसने उसामा बिन लादेन को मारा। टेरर स्टेट के तौर पे ख्यात है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान में शांति की बातें हो रही हैं। तो इतना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं जितना हम लोगों को दिख रहा है। एक चीज पे हमको मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए तुषार, कि अमेरिका को दिक्कत किन किन चीजों से थी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो चाहता है पूरी तरीके से खोल दिया जाए। वो ईरान, मुझे नहीं लगता, और जितना जाफरी साहब से, अब्बास जाफरी नाम था उनका, अब्बास जाफरी साहब से जो बातचीत हुई उसमें बड़ा क्लियर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अब नहीं खुलने वाला है। अब वो कंट्रोल करके रहेंगे ईरान, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, तो एक स्ट्रेटेजिक वेपन अगर उनके पास है तो क्यों ना रखें वो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी एक चीज। दूसरी चीज थी परमाणु संवर्धन, आप नहीं कर सकते अमेरिका, तो ये पहले ही मान चुका था ईरान। उसके बावजूद आपने हमला किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, मानने के बावजूद, तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अब जब भरोसा नहीं है, उसके बाद आप जब बयान इस तरीके के देते हैं कि हम आपको पाषाण युग में, स्टोन एज में आपको भेज देंगे, और जो आपकी हरकतें, आप स्कूल पे हमला कर देते हैं, तो कोई क्यों नहीं अपने डिफेंस के लिए हथियार बनाएगा। तो ईरान उस पर भी मान जाए, ये मुश्किल ही दिखता है। तीसरी बात, अमेरिका ने कहा कि यूएस ट्रूप्स की वापसी जो है, ईरान ने कहा यूएस ट्रूप्स की वापसी हो जितने अमेरिकी बेसिस हैं। अमेरिका को इससे भी दिक्कत है कि हमारी रणनीति के हिसाब से ये गड़बड़ है। तुम्हारी रणनीति क्या भाई? एक एरिया है, एक देश है ईरान, उसके चारों ओर जितने भी देश हैं वहां पर तुमने अपने बेसिस बना लिए, वहां पे तुम्हारा ट्रूप है। तुम ईरान पर हमला कर रहे हो किसके सहारे? उन ट्रूप्स के सहारे। तुम तो बहुत दूर बैठे हुए हो ना, तुम तमाशा देख रहे हो। यहां पे तुम्हारे जो बेसेस हैं वहां से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। तो ईरान की सॉवरेनिटी को जो खतरा है वो अमेरिका के एक्सपेंशनिस्ट नीतियों की वजह से है। और वो एक्सपेंशनिस्ट नीतियों को इंप्लीमेंट कहां से कर रहा है अमेरिका?
ट्रूप्स के जरिए, वो बेसिस के जरिए, जो बेसिस हैं उन बेसिस को ईरान ने तबाह कर दिया। और ईरान जब पहले दिन से ये जंग लड़ रहा था तो मकसद बड़ा साफ था और मतलब तरीका भी बिल्कुल साफ था कि हम आसपास जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं उनको तबाह कर देंगे। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से तुषार 40,000 मेरे हिसाब से ट्रूप्स, अमेरिकी ट्रूप्स जो थे वो युद्ध से पहले वहां पर थे, जिनमें से लगभग 30,000 जो हैं वो बेघर हो गए, होमलेस हो गए हैं। तो अगर मेरी लड़ाई छिड़ती है बहुत दूर के किसी घर से और वो मेरे पड़ोस वाले घर को यूज करके, और पड़ोसी जो है वो जगह दे देता है अपने घर में कि भैया इस जगह को यूज कर लो, यहां से हमला कर दो, तो मैं क्यों ना डिस्ट्रॉय करूं। सही बात। और जब आप एक बार यूज कर चुके हो तो दोबारा मैं क्यों अनुमति दूं आपको, या क्यों होने दूं कि आपका ट्रूप वहां पे रहे। आप तो कभी भी फिर एक्सपेंशनिस्ट नीतियों के तहत मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो मेरी जो सॉवरेनिटी है, मेरी जो संप्रभुता है, वो तो हमेशा खतरे में रहेगी। तो ये मैं जो पहले सवाल के जवाब में कह रहा, नीयत नहीं था। नीयत तब होता है जब बराबरी पे बातचीत होती है। अमेरिका का ये कहना है कि तुम दब के रहो, ना तुम परमाणु हथियार बनाओगे, ना तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करोगे, ना तुम हमारी अमेरिकी बेसिस को कोई नुकसान पहुंचाओगे, ना तुम ये कोशिश करोगे कि अमेरिकी बेसिस वहां पे डेवलप ना हो, ना तुम्हारे प्रॉक्सीज जो है हिजबुल्ला वगैरह उसके ऊपर वॉर जो है वो रुकेगा। मतलब आप मान क्या रहे हैं। और इस लड़ाई में आप बैकफुट पे हैं। ईरान ने रिटेलिएशन के जरिए 40 दिनों तक ये दिखाया कि आपको वो जीतने नहीं दे रहा है। इजराइल हो चाहे इजराइल पूरी तरीके से उसने बर्बाद किया, अमेरिकी बेसिस जो हैं वो पूरी तरीके से उसने बर्बाद किया है। तो जो आप सोच रहे थे कि 2 से 3 दिनों में ईरान का आप रिजीम चेंज कर देंगे और जंग जीत जाएंगे, वो ईरान ने साबित कर दिया कि इतनी हैसियत तुम्हारी है नहीं, हैसियत है नहीं। बौखलाने के बाद, बिल बिलाने के बाद तुम बातचीत करने के लिए आए हो, उसमें भी तुम दादागिरी दिखा रहे हो। तो दरअसल तुम बातचीत चाहते नहीं थे। और ईरान ने बड़ा क्लियरली इस बातचीत को स्वीकार करके उसने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि चलो बातचीत हम स्वीकार कर लेते हैं। कि पहले दिन से ईरान ये कह रहा था कि हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, अमेरिकियों के साथ। अमेरिकी जिस तरीके से करते हुए, यार देखिए ना, सद्दाम हुसैन वाला जो मामला था इराक वाला, उसमें भी तो यही कहा गया तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मिल गया क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? नहीं मिला ना। लेकिन आपने एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को सालों के संघर्ष में आपने लपेट दिया। ये सब आप करते हैं अपने ट्रूप के वहां होने की वजह से, अपने बेसिस की वजह से। तो उन बेसिस को ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा, बनने नहीं देगा। उन बेसिस को ईरान ने तबाह कर दिया है। तो अमेरिका जो कंट्रोल करना चाहता है ना पूरे गल्फ रीजन को, वो कंट्रोल अब उनका चलेगा नहीं। एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि अब सर, जब क्योंकि अभी डिप्लोमेसी तो फेल हो चुकी है, कूटनीति तो फेल हो चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है कि निर्णायकता की तरफ जो है ये युद्ध ही जाएगा, वेपनरी वॉर ही जाएगी, या फिर बातचीत की कहीं पे भी हल्की फुल्की गुंजाइश आपको नजर आती है? मुझे जिस तरह से मैंने कहा ना कि डिकोड करते हुए ये समझ में आता है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के कब्जे में है। नेतन्याहू जो है वो ग्रेटर इजराइल को लेकर बड़ा कन्विक्शन के साथ है कि ग्रेटर इजराइल हमको बनाना है। ट्रंप जो है वो सनकी भी है, दिमाग से पैदल है। ऊपर से दिमाग से पैदल व्यक्ति जो है उसको अगर आप आईना दिखा दीजिएगा ना, बैकफुट पे भेज दीजिएगा, थोड़ी बौखलाहट भी आ जाती है। और ईरान ने वो करके दिखाया है। तो मुझे लगता नहीं कि बातचीत से शायद ये अंत हो सके। ये जरूर है अमेरिका के लोग ये समझें कि जो उनका प्रेसिडेंट है वो पागल हो गया है। कांग्रेस में भी उसका विरोध हो रहा है ना। और कांग्रेस भैया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का मतलब समझ जाइएगा, ये गोदी मीडिया वाले तो कांग्रेस को वही कांग्रेस समझ लेते हैं। तो अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है, ठीक है। वो विरोध इस लेवल पे पहुंचे, महाभियोग आ सकता है, ट्रंप हटाए जा सकते हैं, कोई एक सेन व्यक्ति जो है अमेरिका की गद्दी पर बैठ सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। वो सेन व्यक्ति अगर बातचीत करना चाहेगा तो मुझे लगता है ईरान बातचीत के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि ईरान जिस प्रिंसिपल से चलता है वो प्रिंसिपल शांति का प्रिंसिपल है, अपनी डिफेंस के लिए। भाई आप समझिए ना, इतने सारे आपने सैंक्शंस लगा दिए, उसे जिंदा तो रहना ही था ना। तो उसने सारे सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। मतलब इट डज नॉट नीड एनीवन एल्स। मिसाइल सिस्टम जो उसका है वो रशिया और चाइना के इक्विवेलेंट ही लगा लीजिए, बल्कि उससे ज्यादा बताते हैं कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स। तो ईरान ने अपने पैरों पर जिंदा रहने की जो तरीके हैं वो सीख लिए हैं, ठीक है। तो उसमें आप दादागिरी करके नहीं रोक पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई मसला था ही नहीं, कोई समस्या थी ही नहीं। आपने क्रिएट किया है तो अपने क्रिएटेड अब डेमन से आपको लड़ना पड़ेगा, और वो स्थिति आपने बनाई है। तो मुझे लगता है पूरे विश्व को कंडेम करना चाहिए। मतलब बातचीत से कैसे समाधान हो सकता है, और मैं चाहता तो यही कि बातचीत से समाधान हो, क्योंकि दिक्कतें तो अपन आपके हमारे किचन तक पहुंच चुकी है ना। पूरा विश्व इस बात को समझे कि ट्रंप की दादागिरी झेलने के लिए विश्व जो है वो बेबस नहीं है।
विश्व साथ में आ सकता है कि आप गलत कर रहे हैं ट्रंप साहब, आपको नहीं करना होगा। अमेरिका जो है, अमेरिका के लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो अमेरिका कही जाती है, प्राचीनतम लोकतंत्र है। तो लोग खड़े हों कि भाई ट्रंप, तुमने पूरे इस देश को बर्बाद कर दिया है, तुम इस देश के सैनिकों को मरने के लिए भेज रहे हो, देश का रुपया पैसा जो है तुम खर्च कर रहे हो इस अपनी सनक के कारण, तो लोग उनके खिलाफ खड़े हों। प्रेसिडेंट ट्रंप का हटना शायद ये तय कर सकता है, या फिर वैश्विक मंच का दबाव, विश्व के अलग अलग देशों का दबाव ये तय कर सकता है कि अमेरिका अपनी दादागिरी रोके। अमेरिका दादागिरी रोकती है तब शायद शांति से इसका निपटारा हो सकता है, वरना तो युद्ध बड़ा संभावित दिख रहा है। तो ये कुछ हाल फिलहाल की घटनाएं घटी इस युद्ध, ईरान और यूएस युद्ध को लेकर के। बातचीत खत्म हो चुकी है जैसा नीरज सर ने बताया कि, लेकिन समाधान तो केवल बातचीत से ही निकल सकता है, क्योंकि युद्ध कोई भी नहीं चाहता है। हालांकि जेडी वेंस के बयान आने के बाद से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के बहुत सारे अनर्गल ट्वीट्स कह लीजिए या फिर बयान कह लीजिए वो जो सामने है, जिसमें से एक है जो मैं सर बताना भी चाहूँगा। उसने कहा है कि जितने, अगर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहा है और अगर उसने ईरान को टोल दिया है तो उस पर फिर मैं हमला कर दूंगा। एग्जैक्टली। तो कैसे तय करेगा और वो कैसे पता चलेगा, ये देखने की चीज़ होगी कि किसी ने टोल दिया है या नहीं दिया है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि सही समय आने पर युद्ध फिर से शुरू होगा, और इसी के चलते आज जो है, यानी कि जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। आज की मार्केट सेंसेक्स धड़ाम के साथ नीचे गिर चुकी है। तो युद्ध हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी अपडेट रहेगा युद्ध के रिगार्डिंग हम लोग लगातार आपको देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।